अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जिस वक्त कैदियों का काफिला लाशों के पास टेलों में रुका हुआ था, उस वक्त साहिल पर सुल्तान अयूबी की फौज के कैंप में 3 आदमी दाखिल हुए। वो इटली की जुबान बोलते थे। उनका लिबास इटली के देहातियों जैसा था। उनकी जुबान कोई नहीं समझता था। इटली के जंगी कैदियों से मालूम किया गया। उन्होंने बताया कि ये इटली से आए हैं और अपनी लड़कियों को ढूंढते फिर रहे हैं। ये यहाँ के सालार से मिलना चाहते हैं। उन्हें बहाउद्दीन शद्दाद के पास पहुँचा दिया गया। सलाहुद्दीन अयूबी की गैर हाजिरी में शद्दाद कैंप कमांडर था। इटली का एक जंगी कैदी बुलाया गया। वो मिस्र की जुबान भी जानता था। उसकी वसातत से उन आदमियों के साथ बातें हुई। उन 3 आदमियों में एक उधर उमर था और 2 जवान थे। तीनों ने एक ही जैसी बात सुनाई। तीनों की एक जवान बहन को सलेबी फौजी उनके घरों से उठा लाए थे। उन्हें किसी ने बताया था कि वो लड़कियां मुसलमानों के कैंप में पहुंच गई हैं। ये अपनी बहनों की तलाश में आए थे। उन्हें बताया गया कि यहाँ 7 लड़कियां आई थीं। उन्होंने यही कहानी सुनाई थी, मगर 7 जासूस निकली। उन तीनों ने कहा कि हमारी बहनों का जासूसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हम तो गरीब और मजलूम लोग हैं। किसी से कश्ती मांग कर इतनी दूर आए हैं। हम गरीबों की बहनें जासूसी की जरूरत कैसे कर सकती हैं? हमें इन 7 लड़कियों का कुछ पता नहीं, मालूम नहीं वो कौन होंगी। हम तो अपनी बहनों को ढूंढ रहे हैं। हमारे पास और कोई लड़की नहीं। शद्दाद ने बताया, यही 7 लड़कियां थी, जिनमें से एक लापता हो गई थी और बाकी 6 को परसों सुबह यहाँ से रवाना कर दिया गया है। अगर उन्हें देखना चाहते हो तो काहिरा चले जाओ। हमारा सुल्तान रहमदिल इंसान है, तुम्हें लड़कियां दिखा देगा। नहीं, एक ने कहा, हमारी बहनें जासूस नहीं, वो 7 कोई और होंगी। हमारी बहनें समंदर में डूब गई होंगी या हमारे ही फौजियों ने उन्हें अपने पास रखा हुआ होगा। बहाउद्दीन शद्दाद नेक खसलत इंसान था। उसने इन देहातियों की मजलूमियत से मुतासिर होकर उनकी खातिर तवज्जो की और उन्हें इज्जत से रुखसत किया। अगर वहाँ अली बिन सुफियान होता तो इन तीनों को इतनी आसानी से न जाने देता। उसकी सुरागर सा नजरें ढांप लेती कि ये तीनों झूठ बोल रहे हैं। तीनों चले गए। किसी ने भी न देखा कि वो कहाँ गए हैं। वो चलते ही चले गए और शाम तक चलते ही रहे। कैंप से दूर जहाँ कोई खतरा न था, वो चट्टानों के अंदर चले गए। वहाँ उन जैसे 18 आदमी बैठे उनका इंतजार कर रहे थे। उन तीनों में जो उधेड़ उमर था, वो मेगनाना मारियोस था। ये सलेबियों की वो कमांडो पार्टी थी जिसे लड़कियों को आजाद कराने और अगर मुमकिन हो सके तो सुल्तान अयूबी को कत्ल करने का मिशन दिया गया था। इन तीनों ने कैंप से कुछ और जरूरी मालूमात भी हासिल कर ली थी। ये भी मालूम कर लिया था कि सलाहुद्दीन अयूबी यहाँ नहीं, काहिरा में है। शद्दाद के साथ बातें करते जहाँ उन्हें ये मालूम हो गया था कि लड़कियां काहिरा को रवाना कर दी गई हैं, वहाँ उन्होंने ये भी मालूम कर लिया था कि उनके साथ 5 मर्द कैदी भी हैं। ये पार्टी एक बड़ी कश्ती में आई थी। उन्होंने कश्ती साहिल पर एक ऐसी जगह बांध दी थी जहाँ समंदर चट्टान को काट कर अंदर तक गया हुआ था। उन लोगों को अब काहिरा के लिए रवाना होना था, मगर सवारी नहीं थी। ये 3 आदमी जो कैंप में गए थे, ये भी देख आए थे कि इस फौज के घोड़े और ऊंट कहाँ बंधे हुए हैं। उन्होंने ये भी देखा था कि कैंप से जानवर चोरी करना आसान नहीं। 21 घोड़े या ऊंट चोरी नहीं किए जा सकते थे। अभी सूरज तुलू होने में बहुत देर थी। वो पैदल ही चल पड़े। अगर उन्हें सवारी मिल जाती तो वो कैदियों को रास्ते में ही जा लेने की कोशिश करते। अब वो ये सोचकर पैदल चले कि काहिरा में जाकर कैदियों को छुड़ाने की कोशिश करेंगे। सब जानते थे कि ये जिंदगी और मौत की मुहिम है। सलेबी फौज के सरबराहों और शाहों ने उन्हें कामयाबी की सूरत में जो इनाम देने का वादा किया था, वो इतना ज्यादा था कि कोई काम किए बगैर अपने कुंभों समेत सारी उम्र आराम और बेफिक्री की जिंदगी बसर कर सकते थे। मेगनाना मारियोस को जेल खाने से लाया गया था। उसे डाका जनी के जुर्म में 30 साल सजाए कैद दी गई थी। उसके साथ 2 और कैदी थे, जिनमें एक की सजा 24 साल और दूसरे की 27 साल थी। उस जमाने में कैद खाने कसाब खाने होते थे। मुजरिम को इंसान नहीं समझा जाता था। बड़ी जालिमाना मशक्कत ली जाती और मवेशियों की तरह खाने को बेकार खुराक दी जाती थी। कैदी रात को भी आराम नहीं कर सकते थे। ऐसी कैद से मौत बेहतर थी। इन तीनों को इनाम के अलावा सजा माफ करने का वादा दिया गया था। सलेब पर हल्फ लेकर उन्हें इस पार्टी में शामिल किया गया था। जिस पादरी ने उनसे हल्फ लिया था, उसने उन्हें बताया था कि वो जितने मुसलमानों को कत्ल करेंगे, उससे 10 गुना उनके गुनाह बख्शे जाएंगे, और अगर उन्होंने सलाहुद्दीन अयूबी को कत्ल किया तो उनके तमाम गुनाह बख्श दिए जाएंगे और अगले जहान खुदाए यसू मसीह उन्हें जन्नत में जगह देंगे।
یہ معلوم نہیں کہ یہ تینوں قید خانے کے جہنم سے آزاد ہونے کے لیے موت کی اس مہم میں شامل ہوئے تھے، یا اگلے جہان جنت میں داخل ہونے کے لیے، یا انعام کا لالچ انہیں یہاں لے آیا تھا، یا وہ نفرت جو ان کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف ڈالی گئی تھی۔ بہرحال وہ عزم کے پختہ معلوم ہوتے تھے اور ان کا جوش و خروش بتا رہا تھا کہ وہ کچھ کر کے ہی مصر سے نکلیں گے یا جانیں قربان کر دیں گے۔ باقی 18 تو فوج کے منتخب آدمی تھے، انہوں نے جلتے ہوئے جہازوں سے جانیں بچائی تھیں اور بڑی مشکل سے واپس گئے تھے۔ وہ مسلمانوں سے اس ذلت آمیز شکست کا انتقام لینا چاہتے تھے۔ انعام کا لالچ تو تھا ہی، یہی جذبہ تھا جس کے جوش سے وہ اندیکھی منزل کی سمت پیدل ہی چل پڑے۔ دوپہر کے وقت ایک گھوڑا سوار صلاح الدین ایوبی کے ہیڈ کوارٹر کے سامنے جا رکا۔ گھوڑے کا پسینہ پھوٹ رہا تھا اور سوار کے منہ سے تھکن کے مارے بات نہیں نکل رہی تھی۔ وہ گھوڑے سے اترا تو گھوڑے کا سارا جسم بڑی زور سے کانپا، گھوڑا گرا اور مر گیا۔ سوار نے اسے آرام دیے بغیر اور پانی پلائے بغیر ساری رات اور آدھا دن مسلسل دوڑایا تھا۔ سلطان ایوبی کے محافظوں نے سوار کو گھیرے میں لے لیا، اسے پانی پلایا اور جب وہ بات کرنے کے قابل ہوا تو اس نے کہا کہ کسی سالار یا کماندار سے ملا دو۔ سلطان ایوبی خود ہی باہر آ گیا تھا۔ سوار اسے دیکھ کر اٹھا اور سلام کر کے کہا، سلطان کا اقبال بلند ہو، بری خبر لایا ہوں۔ سلطان ایوبی اسے اندر لے گیا اور کہا، خبر جلدی سناؤ۔ قیدی لڑکیاں بھاگ گئی ہیں، ہمارا پورا دستہ مارا گیا ہے۔ اس نے کہا، مرد قیدیوں کو ہم نے جان سے مار دیا ہے، میں اکیلا بچ کے نکلا ہوں، مجھے یہ معلوم نہیں کہ حملہ آور کون تھے۔ ہم مشعلوں کی روشنی میں اور وہ اندھیرے سے تیر آئے اور میرے تمام ساتھی ختم ہو گئے۔ یہ قیدیوں کے محافظوں کے دستے کا وہ آدمی تھا جو اندھیرے میں غائب ہو گیا تھا اور سوڈانیوں کا گھوڑا کھول کر بھاگ آیا تھا۔ اس نے گھوڑے کو بلا روکے سرپٹ دوڑایا تھا اور اتنا طویل سفر آدھے سے بھی تھوڑے وقت میں طے کر لیا تھا۔ سلطان صلاح الدین نے علی بن سفیان اور فوج کے ایک نائب سالار کو بلا لیا اور وہ آئے۔ اس آدمی سے کہا کہ وہ اب ساری بات سنائے۔ اس نے کیمپ سے روانگی کے وقت سے بات شروع کی اور اپنے کمانڈر کے متعلق بتایا کہ وہ ایک قیدی لڑکی کے ساتھ دل بہلاتا رہا اور قیدیوں سے لاپرواہ ہو گیا۔ پھر راستے میں جو کچھ ہوتا رہا اور آخر میں جو کچھ ہوا اس نے سنا دیا، مگر وہ یہ نہ بتا سکا کہ حملہ آور کون تھے۔ سلطان ایوبی نے علی بن سفیان اور نائب سالار سے کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ صلیبی چھاپہ مار مصر کے اندر موجود ہیں۔ ہو سکتا ہے۔ علی بن سفیان نے کہا، یہ صحرائی ڈاکو بھی ہو سکتے ہیں۔ اتنی خوبصورت 6 لڑکیاں ڈاکوؤں کے لیے بہت بڑی کشش تھی، تم نے اس کی بات غور سے نہیں سنی۔ سلطان ایوبی نے کہا، اس نے کہا ہے کہ مرد قیدی لاشوں کے ہتھیار اٹھا لائے تھے اور محافظوں کو قتل کرنے لگے تھے۔ محافظوں میں سے 2 نے انہیں تیروں سے ہلاک کر دیا، اس کے بعد ان پر حملہ ہوا۔ اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ صلیبی چھاپہ مار ان کے تعاقب میں تھے۔ وہ کوئی بھی تھے سلطان محترم، نائب سالار نے کہا۔ فوری طور پر کام کرنے والا کام یہ ہے کہ اس عسکری کو رہنمائی کے لیے ساتھ بھیجا جائے اور کم از کم 20 گھوڑ سوار جو تیز رفتار ہوں تعاقب کے لیے بھیجے جائیں۔ یہ بات کی بات ہے کہ وہ کون تھے، میں اپنے ایک نائب کو ساتھ بھیجوں گا۔ علی بن سفیان نے کہا، اس عسکری کو کھانا کھلاؤ۔ سلطان ایوبی نے کہا، اسے تھوڑی دیر آرام کر لینے دو، اتنی دیر میں 20 سوار تیار کرو اور تعاقب میں روانہ کر دو، اگر ضرورت سمجھو تو زیادہ سوار بھیج دو۔ میں نے جہاں سے گھوڑا کھولا تھا وہاں 8 گھوڑے بندھے ہوئے تھے۔ محافظ نے کہا، وہاں کوئی انسان نہیں تھا، حملہ آور وہی ہو سکتے ہیں، اگر گھوڑے 8 تھے تو وہ بھی 8 ہی ہوں گے، چھاپہ ماروں کی تعداد زیادہ نہیں ہو سکتی۔ نائب سالار نے کہا، ہم انشاءاللہ انہیں پکڑ لیں گے، یہ یاد رکھو کہ وہ چھاپہ مار ہیں۔ سلطان ایوبی نے کہا، اور لڑکیاں جاسوس ہیں، اگر تم ایک جاسوس یا چھاپہ مار کو پکڑ لو تو سمجھو کہ تم نے دشمن کے 200 عسکری پکڑ لیے ہیں۔ میں ایک جاسوس کو ہلاک کرنے کے لیے دشمن کے 200 عسکریوں کو چھوڑ سکتا ہوں۔ ایک عورت کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، مگر ایک جاسوس اور تخریب کار عورت اکیلی پورے ملک کا بیڑا غرق کر سکتی ہے۔ یہ لڑکیاں بے حد خطرناک ہیں، اگر وہ مصر کے اندر رہ گئیں تو تمہارے پورے کا پورا لشکر بیکار ہو جائے گا۔ ایک جاسوس یا جاسوسہ کو پکڑنے یا جان سے مارنے کے لیے اپنے 100 سپاہی قربان کر دو، یہ سودا پھر بھی سستا ہے۔ چھاپہ مار اگر نہ پکڑے جائیں تو مجھے پرواہ نہیں، ان لڑکیوں کو ہر قیمت پر پکڑنا ہے، ضرورت سمجھو تو تیروں سے انہیں ہلاک کر دو، زندہ نکل کر نہ جائے۔ 1 گھنٹے کے اندر اندر 20 تیز رفتار سوار روانہ کر دیے گئے۔ ان کا رہنما یہ محافظ تھا اور کمانڈر علی بن سفیان کا ایک نائب زاہدین تھا۔
इन सवारों में फखरुल मिस्री को अली बिन सुफियान ने खास तौर पर शामिल किया था। ये फख्र की ख्वाहिश थी कि इसे बालियान और मूबी के ताक़ुब के लिए भेजा जाए। ये तो ना अली बिन सुफियान को इल्म था, ना फखरुल मिस्री को कि जिनके ताक़ुब में सवार जा रहे हैं वो बालियान, मूबी और उनके 6 वफादार साथी हैं। उधर से ये 20 सवार रवाना हुए, जिनमें 21वां उनका कमांडर था। उनका हदफ लड़कियां थीं और उन्हें छुड़ा कर ले जाने वाले। उधर से सलेबियों के 20 कमांडो आ रहे थे, जिनमें 21वां उनका कमांडर था। उनका भी हदफ यही लड़कियां थी, मगर उनकी कमजोरी ये थी कि वो पैदल आ रहे थे। दोनों पार्टियों में से किसी को भी मालूम ना था कि जिनके ताक़ुब में वो जा रहे हैं वो कहाँ हैं। सलेबियों की कमांडो पार्टी अगले रोज सूरज गुरूब होने से कुछ देर पहले खासा फासला तय कर चुकी थी। रास्ता ऊपर चढ़ रहा था। वो इलाका नशीबो फराज का था। ये लोग बुलंदी पर गए तो उन्हें दूर एक मैदान में, जहाँ खजूर के बहुत से दरख्तों के साथ दूसरी किस्म के दरख्त भी थे, बेशुमार ऊंट खड़े नजर आए। उन्हें बिठा बिठा कर उनसे सामान उतारा जा रहा था। 12-14 घोड़े भी थे। उनके सवार फौजी मालूम होते थे, बाकी तमाम शतरबान थे। ये 21 सलेबी रुक गए। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे उन्हें यकीन न आ रहा हो कि ये ऊंट और घोड़े हैं। यही उनकी जरूरत थी। उनके कमांडर ने पार्टी को रोक लिया और कहा, हम सच्चे दिल से सलेब पर हाथ रखकर कसम खाकर आए हैं। वो देखो सलेब का करिश्मा, ये मोजिज़ा है। खुदा ने आसमान से तुम्हारे लिए सवारी भेजी है। तुम में से जिसके दिल में किसी भी गुनाह का या फर्ज से कोताही का या जान बचाकर भागने का ख्याल है तो वो फौरन निकाल दो। खुदा का बेटा जो मजलूमों का दोस्त और जालिमों का दुश्मन है, तुम्हारी मदद के लिए आसमान से उतर आया है। सबके चेहरों पर थकन के जो आसार थे वो गायब हो गए और चेहरों पर रौनक आ गई। उन्होंने अभी इस पहलू पर गौर ही नहीं किया था कि इतने बेशुमार ऊँटों और घोड़ों में से जिनके साथ इतने ज्यादा शतरबान और फौजी हैं, वो अपनी जरूरत के मुताबिक जानवर किस तरह हासिल करेंगे। ये 100 के लगभग ऊँटों का काफिला था जो महाज पर फौज के लिए राशन ले जा रहा था। चूंकि मुल्क के अंदर दुश्मन का कोई खतरा नहीं था, इसलिए काफिले की हिफाजत का कोई खास एहतमाम नहीं किया गया था। सिर्फ 10 घोड़ा सवार साथ भेज दिए गए थे। शतरबान निहत्ते थे। अभी छापा मार शबखून मारने वाले मैदान में नहीं आए थे। सलेबियों के ये 21 आदमी पहले छापा मार थे, या इससे पहले सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने शबखून का वो तरीका आजमाया था जिसमें थोड़े से सवारों ने सोडानियों की फौज के उकबी हिस्से पर हमला किया और गायब हो गए थे। इस वार करो और भागो के तरीके जंग की कामयाबी को देखते हुए सुल्तान अयूबी ने तेज रफ्तार, ज़हीन और जिस्मानी लिहाज से गैर मामूली तौर पर अस्करी सेहतमंद के दस्ते तैयार करने का हुक्म दे दिया था और दुश्मन के मुल्क में लड़ाका जासूस भेजने की स्कीम भी तैयार कर ली थी। लेकिन सलीबियों को अभी शबखून और छापों की नहीं सूझी थी। किसी निजी काफिले को डाकू बाज औकात लूट लिया करते थे। सरकारी काफिले हमेशा महफूज रहते थे, इसीलिए फौजों के रसद के काफिले बेखौफ खतर रवां दवां रहते थे। इससे पहले भी इसी महाज के लिए दोबारा रसद के काफिले जा चुके थे और इसी इलाके से गुजरे थे, लिहाजा हिफाजती इक़दामात की जरूरत नहीं समझी जाती थी। ये काफिला भी खतरों से बेपरवाह महाज को जा रहा था और रात के लिए यहाँ पड़ाव कर रहा था। इससे थोड़ी ही दूर काफिले के लिए बहुत बड़ा खतरा आ रहा था। सलेबी कमांडर ने अपनी पार्टी को एक नशीब में बिठा लिया और 2 आदमियों से कहा कि वो जाकर ये देखें कि काफिले में कितने ऊँट, कितने घोड़े, कितने मुसल्लह आदमी और खतरे क्या क्या हैं। फिर वो रात को हमला करने की स्कीम बनाने लगा। उनके पास हथियारों की कमी नहीं थी, जज्बे की भी कमी नहीं थी। हर एक आदमी जान पर खेलने को तैयार था। निस्फ शब से पहले वो 2 आदमी वापस आए जो काफिले को करीब से देखने गए थे। उन्होंने बताया कि काफिले के साथ 10 मुसल्लह सवार हैं जो एक ही जगह सोए हुए हैं। घोड़े अलग बंधे हैं, शतरबान टोलियों में बंटकर सोए हुए हैं। सामान में ज्यादातर बोरियां हैं। शतरबानों के पास कोई हथियार नहीं। ये बड़ी अच्छी मालूमात थी, काम मुश्किल नहीं था। काफिले वाले गहरी नींद सोए हुए थे। 10 अस्करियों की आंख भी ना खुली कि तलवारों और खंजरों ने उन्हें काट कर रख दिया। सलेबी छापा मारों ने ये काम इतनी खामोशी और आसानी से कर लिया कि बेशतर शतरबानों की आंख ही ना खुली और जिनकी आंख खुली वो समझ ही ना पाए कि ये क्या हो रहा है। जिसके मुंह से आवाज निकली वो इसकी जिंदगी की आखिरी आवाज साबित हुई। छापा मारों ने शतरबानों को हरासा करने के लिए चीखना शुरू कर दिया।
सोए हुए शतरबान घबरा और हड़बड़ा कर उठे। ऊँट भी बिदक कर उठने लगे। सलेबियों ने शतरबानों का कत्ले-आम शुरू कर दिया। बहुत थोड़े भाग सके। सलेबी कमांडर ने चिल्लाकर कहा, ये मुसलमानों का राशन है, तबाह कर दो, ऊँटों को भी हलाक कर दो। उन्होंने ऊँटों के पेटों में तलवारें घोंपनी शुरू कर दी। ऊँटों के वाविले से रात कांपने लगी। कमांडर ने घोड़े देखे, 12 थे, 10 सवारों के लिए और 2 फालतू। उसने 9 ऊँट अलग कर लिए। सूरज तुलू हुआ तो पड़ाव का मंजर बड़ा भयानक था। बेशुमार लाशें बिखरी हुई थी। बहुत से ऊँट मर चुके थे, कई तड़प रहे थे, कुछ इधर उधर भाग गए थे। हर तरफ खून ही खून था। जिधर निगाह जाती थी ऊँट मरे हुए या तड़पते नजर आते थे। राशन की बोरियां फटी हुई थी। आटा और खाने का दीगर सामान खून में बिखरा हुआ था। 12 के 12 घोड़े गायब थे और वहां कोई जिंदा इंसान मौजूद नहीं था। छापा मार 2 निकल गए थे। उनकी सवारी की जरूरत पूरी हो गई थी। अब वो तेज रफ्तारी से अपने शिकार को ढूंढ सकते थे।